नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल IDK कोचिंग कैंपस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो है हम लोग एक नए यूँ कहा जाए कि नया सिस्टम लेकर के आए हैं कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है तो उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर जो है उनकी पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सारे सवालों को जो है आपको अगली क्लास में कराया जाएगा, जो भी अभी तक हमने आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा है। देखिए, मेरा एक मानना है कि पढ़ना ही जरूरी नहीं है ना, पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। अगर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वहाँ के सवालों को अगर आप एक प्रकार से हल नहीं कर पा रहे हैं, उसका आंसर आपको नहीं पता, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में कमी है या फिर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ पढ़ा जाए उसका एनालिसिस किया जाए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसकी जानकारी हमको कब होगी, जब हम उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसका मतलब उससे हम उसको सही तरीके से हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसी सेशन के अंतर्गत हम आज कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस क्वेश्चन दिया जाएगा प्लस आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा। जिनको जो है इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो जो है कमेंट बॉक्स में जा करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि निम्न में से कौन कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति की विफलता के कारण। सेकंड ऑप्शन है अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण। फिर चौथा ऑप्शन है राजपूत शासकों के प्रभाव के कारण। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से कारक जिम्मेदार थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए, जिनको इसका आंसर पता है जल्दी से जो है वो अपना आंसर दें। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए, उत्तर की जांच करते हैं, विश्लेषण करते हैं एक प्रकार से। तो पहला ऑप्शन की अगर हम देखें, पहला जो आपको दिया गया है कि औरंगजेब की दक्कन नीति, औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूत नीति और धार्मिक नीति की विफलता। सही है। देखा जाए तो औरंगजेब ने जब दक्कन पर जब आक्रमण किया था तो लंबे समय तक जो है यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारी मात्रा में जन धन दोनों की हानि हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो विफल हुआ था। राजपूत नीति, ये भी जो है विफलता का एक कारण था। इसके पहले जितने भी आप देखेंगे मुगल बादशाह आते हैं वो सब राजपूतों के साथ में मैत्री संबंध स्थापित करते हैं, हालांकि औरंगजेब इसमें सफल नहीं होता है। तीसरा, धार्मिक नीति। आप देखेंगे कि जो औरंगजेब था ये बहुत ही एक प्रकार से सहिष्णुता इसके अंदर थी, धार्मिक असहिष्णुता इसने व्याप्त कर दिया था। इसको इसलिए जो है जिंदा पीर कहा गया। इसलिए आप देखेंगे कि जो है इसमें क्या किया था कि हिंदुओं पर फिर से जो है जजिया कर लगा दिया था, जजिया टैक्स। तो ये भी जो है इसकी विफलता का एक कारण था। दूसरी की हम बात करते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सही जवाब है। तीसरे की बात करते हैं तो यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण। आप देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनी थी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती है, किस प्रकार से जो है अपना प्रभाव स्थापित करने लग जाती है। बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध आपको पढ़ाया गया, तो ये भी आपका सही होगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि राजपूत शासकों के प्रभाव के कारण, तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जब औरंगजेब का शासन था, मुगल बादशाह थे, तो उस समय को जो है कोई राजपूत शासकों का कोई उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, दिया है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो चलिए, जिनको इसका जवाब पता है फटाफट अपना आंसर देते रहे वो लोग। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फिर बहादुर शाह प्रथम, तीसरा जहांदार शाह है, फिर है शाह आलम। तो अब देखिएगा कि 1700 कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1707 ईस्वी में आप देखेंगे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल सिंहासन को लेकर के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ता है इनके बेटों में। इनके 3 प्रमुख बेटे थे, 3 प्रमुख बेटे थे, 4 थे, चौथा जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पहला जो बेटा था जिसका नाम था ये मोहम्मद मुअज्जम था। दूसरा जो बेटा था उसका नाम था आजम शाह था। तीसरा जो बेटा था उसका नाम था कामबख्श।
तो इन तीनों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। तो परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मोहम्मद मुअज्जम और आजम शाह के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है वो 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं जजाऊ, बेटा लाभ जजाऊ के युद्ध के रूप में कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, फिर इस युद्ध में आजम शाह पराजित होता है, मोहम्मद मुअज्जम विजयी होता है। फिर दूसरा युद्ध लड़ा जाता है जो मोहम्मद मुअज्जम से कामबख्श के बीच में लड़ा जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं बीजापुर, हैदराबाद के निकट हुआ था, तो इसको बीजापुर का युद्ध कहा जाता है। ये लड़ा गया था इसके 2 साल बाद 1709 ईस्वी में। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? मोहम्मद मुअज्जम विजयी होता है, और यही जो मोहम्मद मुअज्जम है ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से, किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठता है। इसका एक नाम और था, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोहम्मद मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम और इसी को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मोहम्मद मुअज्जम या फिर शाह आलम प्रथम कहा जाए या फिर बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, लिखा गया है कि किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ? तो जिनको इसका आंसर पता है जो लोग अपना जो है जवाब देते रहे कमेंट सेक्शन में जाकर के। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो पूछा क्या गया है? ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह। देखेंगे भारत पर जब नादिर शाह का जब आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में होता है। उस समय भारत में जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था जी? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। इसका जो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासन था वो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक था। तो जाहिर सी बात इसी बीच में 1739 आएगा, 1739 ईस्वी आएगा। तो कहने का मतलब है कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसी को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये से एक चीज और जान लीजिए कि जो नादिर शाह था, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईरान के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है, तो नादिर शाह को। ये भारत से मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। इस मयूर सिंहासन को ले भी साथ साथ इसमें जो विश्व का सबसे जो महंगा हीरा था कोहिनूर हीरा, इसको भी अपने साथ लेकर के गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? मोहम्मद शाह। तो ये अब लोग हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक तरफ शासक का नाम दिया गया है, उसके सामने लिखा है उपाधि, मतलब किस शासक को कौन सी उपाधि दी गई थी। बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, ये इनके सामने उपाधि आपको दिया गया है। साहेब खबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला। ऑप्शन आपको सामने दिया गया है 4 ऑप्शन। 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास में, जल्दी से जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जा करके जो है अपना आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है जी। देखिए ये सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको पढ़ाया नहीं गया है। चलिए बात करते हैं। बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। ठीक। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है, फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से, और मोहम्मद शाह को भी जस्ट आपको पढ़ाया गया है, इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में चीज आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। क्योंकि क्लास चल नहीं रहा है कि यहाँ पर डिस्कस करें हम, तो कहने का मतलब है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है ना, ए का बी सेकेंड, सी थर्ड, डी का 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक तरफ स्वतंत्र राज्य आपको दिया गया है, उसके सामने संस्थापक का नाम दिया गया है। ठीक है। स्वतंत्र राज्य में हैदराबाद, अवध, बंगाल और रुहेलखंड। आपको बताना है कि इनकी स्थापना किसने की थी, ये इसके आगे जो है संस्थापक का नाम लिखा है, और ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी से जो है जिनको इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट करें। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है।
चलिए समय आपका अब समाप्त होता है। हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद की जो स्थापना की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में, वो की जाती है 1724। सन भी आपको साथ में बताते चल रहे हैं, 1724 1724 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की जाती है वो निजामुल मुल्क के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? निजामुल मुल्क के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, निजामुल मुल्क को चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? चिनकिलिच खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। अवध की बात कर लेते हैं हम। तो जो अवध आपका था, अवध की जो स्थापना की जाती है 1722 1722 ईस्वी में की जाती है। इसके 2 साल पहले 1722 ईस्वी में की जाती है। इसकी भी स्थापना जो की जाती है वो शहादत खां के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? शहादत खां के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, शहादत खां को बुरहान मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम था। हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की जो स्थापना होती है वो जैसे आप देखेंगे कि जिस समय औरंगजेब का शासन था 1707 के पहले, तो औरंगजेब के शासन के समय में क्या कहते हैं, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान घोषित किया गया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में आप देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, कोई जो है सेंटर में मेन शासन है नहीं, तो उसी का फायदा उठाता है मुर्शीद कुली खां और करता क्या है, बंगाल नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने की थी। अब हम बात करते हैं रुहेलखंड। तो रुहेलखंड लास्ट आपका बचा है। तो रुहेलखंड की जो स्थापना की जाती है वो बीर दाऊद के द्वारा की जाती है। इनके साथ एक लोग और थे, अली मुहम्मद खां। कौन थे? अली मुहम्मद खां। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। कौन सा होगा जी? बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जिनको उनका जवाब पता है जल्दी से कमेंट करें, वो अपना आंसर दें। आइए उत्तर की बात करते हैं। तो अंग्रेजों का जो पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था वो था शाह आलम द्वितीय। तो कहने का मतलब है ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। आप देखेंगे 1764 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। संयुक्त सेना के रूप में आप देखेंगे अवध, बंगाल और मुगल, ये बादशाह थे। तीनों लोग एक तरफ थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, और दूसरी तरफ कौन थी? अंग्रेजी सेना। इसमें आपने देखा कि जो है ये पराजित होते हैं, अंग्रेजी सेना विजय प्राप्त करती है। यहां से अंग्रेजों इलाहाबाद की संधि होती है। देखिए ये सब सारी चीजें आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है, तो ज्यादा उतना डीपली नहीं जाएंगे हम। तो यहीं पर इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप आप देखेंगे जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी ले ली जाती है और बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में, किसके रूप में? 26 लाख रुपए पेंशन, और वो भी कैसी? वार्षिक देने का वायदा किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का पहला पेंशनर कौन बना? शाह आलम द्वितीय बना था। कब बना था? बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग जो है कमेंट में जा करके इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी जाती है वो इसी शाह आलम द्वितीय का बेटा था। शाह आलम द्वितीय का ही बेटा था, जिसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। क्या नाम था जी? अकबर द्वितीय। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अकबर द्वितीय का जो शासन होता है वो 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक लगता है। 1806 से 1837 ईस्वी तक इसने क्या किया था कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और यहां से सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो था अकबर द्वितीय। कौन था जी? अकबर द्वितीय। किसके संरक्षण में? अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला प्रथम मुगल बादशाह।
ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण उसकी हत्या कर दी थी? फारूक सियर, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह या फिर अकबर द्वितीय? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, ABCD, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह या फिर अकबर द्वितीय। 5 सेकंड आपको दिया जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फारूक सियर। देखिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं सैयद बंधुओं के बारे में। सैयद जो बंधु थे, जो मुगल काल था, मुगल काल में गुट होते थे। क्या होते थे? गुट। तो उसमें उस समय 4 गुट थे, ईरानी, तुरानी, है ना, हिंदुस्तानी। तो जो 4 गुट थे, तो उसी में से एक गुट जो हिंदुस्तानी मूल का जो गुट था, उनको सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता था। सैयद बंधुओं ने क्या किया था, इनको मुगल काल में किंग मेकर या यूं कहा जाए राजा बनाते थे, निप निर्माता इनको कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने पहले ये इन्हीं की सहायता से फारूकसियर मुगल बादशाह बनता है, लेकिन जब पता चलता है कि सैयद बंधुओं को फारूकसियर जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो ये इनकी गला घोंट के हत्या करवा देते हैं। ये अमीर वर्ग के लोग थे। आप देखेंगे मुगल बादशाह में ये पहला ऐसा बादशाह था जो किसी अमीर वर्ग के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, 4 ऑप्शन है। जल्दी से जो है इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आपको दिया जा रहा है 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी करिए। चलिए, आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था कि अगर हम आने की बात करें, आने का क्रम, हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपनी स्थापना वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आने के क्रम की बात कर रहे हैं। कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, उसके बाद में डच आए थे, फिर उसके बाद में पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, फिर उसके बाद में ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश के बाद में फिर डेनिश आएंगे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। तो ये इन लोगों का क्या है, भारत में आने का क्रम था। पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अच्छा, वही अगर हम जाने की बात करें, जाने का क्रम क्या था, जान लेते इसी के साथ साथ। तो जो जाने का क्रम था, सबसे पहले जो गए थे वो डेनिश गए थे। कौन गए थे? डेनिश। उसके बाद में फिर डच गए थे, उसके बाद ब्रिटिश गए थे, ब्रिटिश के बाद में फिर फ्रांसीसी गए थे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ध्यान दीजिएगा, आए थे सबसे पहले पुर्तगाली और गए सबसे बाद में पुर्तगाली। सबसे पहले कौन गया? डेनिश, फिर डच, फिर ब्रिटिश। ब्रिटिश देखेंगे इन 1947 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो ये भारत छोड़ करके जाते हैं। इसी के जस्ट 7 साल बाद 1954 1954 में फ्रांसीसी भारत छोड़ करके जाते हैं, और फिर इसी के 7 साल बाद 1961 1961 ईस्वी में पुर्तगाली अंतिम रूप से गोवा को छोड़ करके जाते हैं। ठीक है, तो ये था कंपनियों के जाने का क्रम और कंपनियों के आने का क्रम। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एक तरफ लिखा गया है राजवंश और इसके सामने लिखा गया इनका शासन करने का एरिया क्या था, या किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, देखिए ये सवाल देने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इससे क्या होता है कि कई सारे जो आपके क्वेश्चन है, लगभग जो 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये राजवंश दिया गया है, इससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है, और ये आपके सामने ऑप्शन लिखा गया है। तो जल्दी से जो है 10 सेकंड, 10 नहीं 15 सेकंड आपको दिया जाता है ना। जल्दी से जो है इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देते रहिए, जल्दी करिए। चलिए आइए अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधिया। सिंधिया देखते हैं आप, अभी हाल ही में चर्चा में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पता है आप लोगों के बारे में। तो सिंधिया जो राजवंश था ये संबंधित था किससे? ग्वालियर से। किससे संबंधित था? ग्वालियर। देखिए ये सारे जो राजवंश दिया गया ये सारे मराठा राजवंश है। कैसे है? तो जो दक्कन का जो एरिया था वहां के जो मराठा वंश था उसको हम सिंधिया के नाम से जाना जाता है। सिंधिया की जो स्थापना की जाती है
राणोजी सिंधिया के नाम से। किसने किया था? राणोजी सिंधिया ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं होलकर। होलकर कौन थे? तो होलकर क्या थे कि ये जो है इंदौर, कहाँ से संबंधित थे? ये इंदौर से संबंधित थे, इंदौर क्षेत्र से संबंधित थे। होलकर की जो स्थापना की थी वो मल्हार राव ने की थी। किसने की थी जी? मल्हार राव ने इसकी स्थापना की थी। देखिए ये एक गांव था होल गांव, होल गांव के निवासी थे, इस वजह से इनको क्या कहा गया? होलकर कहा गया। अब बात करते हैं तीसरा, गायकवाड़। गायकवाड़ जो थे ये कहां से थे? गायकवाड़ ये बड़ौदा से थे। कहां से थे? ये आपके बड़ौदा से थे। बड़ौदा कहां है? गुजरात में। ठीक है, तो वहां पे एक थे दामाजी, क्या नाम था उनका? दामाजी गायकवाड़, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं भोसले की, सबसे लास्ट में, सॉरी डी, चौथा जो आपका है भोसले। भोसले जो थे ये शिवाजी के वंशज थे। किसके थे? जो वीर शिवाजी थे उनके वंशज कौन थे? भोसले। तो भोसले जो थे ये संबंधित थे नागपुर से। कहां से थे जी? महाराष्ट्र में आपको मिलेगा नागपुर, तो यहां से संबंधित थे। इसकी स्थापना को जो श्रेय दिया जाता है वो मालोजी भोसले को दिया जाता है। अब सबसे लास्ट में आपका बचता है पेशवा। तो जाहिर सी बात है पेशवा कहाँ के होंगे? पुणे के होंगे, पुणे जिसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेशवा जो है ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है अग्रणी, यानी जो सबसे आगे हो। और हालांकि इसके अलावा आप देखेंगे कि जब शिवाजी का जो शासन होता है तो उसमें पेशवा को जो अष्ट मंत्री परिषद संबंधित थी, अष्ट मंत्री परिषद जो थी, तो उसमें प्रधानमंत्री जो पद था उसके लिए इसका उल्लेख किया जाता था पेशवा शब्द का। तो पेशवा कहाँ संबंधित थे? पुणे से। देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर कहाँ के थे? इंदौर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के थे, भोसले कहाँ के थे? नागपुर के थे, और पेशवा कहाँ के थे? ये पुणे के थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। चलिए 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा इसका। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ये सवाल कहीं कहीं परेशान करता है संस्थापक और वास्तविक संस्थापक को लेकर के। आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य में आप पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है, जबकि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में जो हम आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। तो वैसे यहाँ पे संस्थापक और वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अल्बुकर्क। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अल्बुकर्क जो था ये 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में आया था। देखिए इसने कई सारे काम किए थे, विस्तार एक प्रकार से जो पुर्तगाली शक्ति का विस्तार किया था। जैसे अगर हम जल्दी जल्दी बात कर ले तो 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार किया, 1511 में आप देखेंगे मलक्का पर अधिकार कर लेता है, 1515 में होर्मुज पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद में फिर देखेंगे करता क्या है कि ये सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। अब भारत में जो है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए जो पुर्तगाली पुरुष थे उनको जो है भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करता है। फिर समुद्र के क्षेत्र में अपना जो एकाधिकार स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति लेकर के आता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से जो है इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था? चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड इसके लिए भी आपको दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका सही जवाब देंगे क्योंकि ये आपको पढ़ाया जा चुका है पिछली क्लास में। चलिए समय समाप्त हुआ आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 1717 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1717 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। उस समय भारत में एक शिष्टमंडल आता है, अंग्रेजी शिष्टमंडल समझते हैं ना आप लोग। तो अंग्रेजी जो है अंग्रेज लोग आते हैं, एक उनका दल आता है, तो उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। तो उसमें एक सर्जन भी था, उसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? सर्जन था, उसका नाम था हैमिल्टन। ये लोग जब आते हैं तो उस समय जो शासन था वो फर्रुखसियर का था। मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर था।
तो फर्रुखसियर जो है कई सारी घातक बीमारी कोई घातक बीमारी थी उससे पीड़ित था। तो जब हैमिल्टन आता है तो वो फर्रुखसियर को इस बीमारी से निजात दिलाता है, कहने का मतलब है इसका उपचार कर देता है। तो इससे फर्रुखसियर बहुत प्रसन्न होता है और करता क्या है कि एक शाही फरमान जारी करता है। क्या करता है? शाही फरमान, जिसको व्यापारिक सुविधा के नाम से भी जाना जाता है। शाही फरमान में जो पहला शाही फरमान था, जल्दी से उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो ये था कि 3,000 रुपये वार्षिक, 3,000 रुपये वार्षिक लिया जाता है और बदले में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता है, कर मुक्त व्यापार। कितना? 3,000 रुपये वार्षिक। कहां पे? बंगाल में। दूसरा जो शाही फरमान था, दूसरा ये था कि 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में इसके साथ साथ सूरत से भी इनको जो है व्यापार करने में छूट दे दी जाती है। आयात और निर्यात के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, दूसरा शाही फरमान था। तीसरा जो शाही फरमान था वो ये था कि इनके द्वारा जो मुंबई से सिक्के ढाले गए थे, मुंबई से क्या किए गए थे, उनके अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के ढाले किए गए थे, इसको मुगल साम्राज्य में भी चलाने की अनुमति दे दी गई या उनको चलाने की छूट दे दी गई। तो यही 3 जो है इसी को शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने। कब किया था? 1717 ईस्वी में। अब आइए हम लोग जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड आपके पास में है। चलिए, तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये आपका कहां पे स्थित है जी? मद्रास। कहां पे है? मद्रास, तमिलनाडु राज्य में आपका है। फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड विलियम फोर्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, जबकि विलियम फोर्ट कहां है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए आप लोग। 5 सेकंड इसके लिए भी है, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी। बक्सर है कहां? वर्तमान के बिहार में। ठीक है, एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई? देखिए यहां पर अस्थायी या अस्थायी की बात नहीं किया, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहां की थी? सूरत। कहां की थी? सूरत में की थी। जबकि पहली अस्थायी मछलीपट्टनम में। तो आज के इस क्विज सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको लगा हो कि जो है सुविधाजनक आपके लिए है, आपकी तैयारी में सहायता मिल रही है, तो प्लीज़ जो है कमेंट करके आप हमको बताइए। देखिए आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है ना। तो और चीज़ों को कोशिश करेंगे 30 मिनट के वीडियो में आपको जो है बेहतर तरीके से और क्वेश्चन कराया जाए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कल अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ में। ओके, थैंक्स।